हेलो स्टूडेंट, नीट क्विक रिवीजन बायोलॉजी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा प्लांट किंगडम रहने वाला है। इसके अंदर हम प्लांट डिवीजन के बारे में समझने वाले हैं और जिसके लिए चैप्टर की स्टार्ट हुआ कर रही होती है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा। सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया उसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा कर रहे होते हैं, जो बेसिकली लीनियस के द्वारा दिया गया था। वही लीनियस जिन्हें हम कैरोलस लेनियस के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा कर रहे होते हैं। उन्होंने जब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया तो उसके द्वारा फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बाहर से ऑब्जर्व किया और आफ्टर दैट प्लांट को उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने नंबर ऑफ एंड्रोसियम को देखने शुरू कर दिए, कार्पल के नंबर को देख करके क्लासिफिकेशन करने शुरू कर दिए। और केवल क्या हम एक दो चीजों को, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस माने तो क्या हमारा क्लासिफिकेशन परफेक्ट हो सकता है? नहीं। तो इनका क्लासिफिकेशन आगे चल करके रिजेक्ट हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जिसे हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहे होते हैं। इसमें फ्यू कैरेक्टरिस्टिक के जगह पर इस क्लासिफिकेशन का बेसिस मैनी कैरेक्टर को माना गया, जिसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और अदर क्लासिफिकेशंस को बेसिस बनाए। और उसके बाद से यहाँ पर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ज्यादा वेटेज दिया गया इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम एंगुलर और पेरेंटल के द्वारा दिया गया, जो अभी के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है और जिसके क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं फेलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड रहा करता है, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पर। किस तरीके से एंसेस्टर जो होते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पर था। और इसके अंदर आगे चल करके सिस्टमेटिक स्टडी के टर्म्स जैसे टेक्सोनॉमी को ऐड किया गया। इसके अंदर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आया कर रहा होता है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। कंप्यूटर्स के कोड, नंबर्स और डिफरेंट टाइप के अदर एडिशनल मॉडर्न टूल्स का यूज किया जा रहा होता है, जिसके वजह से फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कन्वीनियंट बन जा रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर साइटोटेक्सोनॉमी को भी ऐड किया गया, जिसके द्वारा हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप जानते हो, कोई भी इंडिविजुअल हमारे इस प्लेनेट पर है, उसके कैरेक्टर कहां से आ रहे होते हैं? उसके जीन पर कोडेड इंफॉर्मेशंस की वजह से। इसके अलावा इसी क्लासिफिकेशन के अंदर केमिकल टेक्सोनॉमी को भी ऐड किया गया, जिसके द्वारा प्लांट के अंदर पाए जाने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उसके बॉडी में फॉर्म कर रहे हमने जो केमिकल्स थे उनको भी ऑब्जर्वेशन में लिया। तो इसके वजह से हमारा क्लासिफिकेशन कन्वीनियंट बन गया और हमने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो सब किंगडम बनाया गया, जिसे हम क्रिप्टोगैम्स कह रहे होते हैं, और दूसरे को हम फेनेरोगैम्स कहा कर रहे होते हैं। क्रिप्टोगैम्स के अंदर ऐसे प्लांट आया कर रहे होते हैं जिनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं वो हिडन रहा कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर फेनेरोगैम्स की बात करें तो सीडेड प्लांट का ग्रुप रहा कर रहा होता है और उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ करता है वो एक्सपोज्ड फॉर्म में बाहर निकला हुआ देखने को मिल रहा होता है। आगे चल करके साइंटिस्टों ने क्रिप्टोगैम्स को 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे छोटे प्लांट्स को हमने थैलोफाइट्स नाम दिया, जिसे हम एल्गी जनरल भाषा में कह रहे होते हैं। उनसे जो बड़े प्लांट्स थे, जो हमारे एवोल्यूशन में आगे चल करके बन के आए, वो ब्रायोफाइट्स थे, ब्रायोफाइटिक प्लांट, जिसे हम एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कह रहे होते हैं। तीसरा ग्रुप टेरिडोफाइट का हुआ कर रहा होता है, जिसे सर्पेंटोफाइट ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जा रहा होता है। तो ये 3 ग्रुप क्रिप्टोगैम्स के थे। वहीं पर फेरेरोगैम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म आ रहा होता है, जिसके सीड बाहर से नेकेड रहा कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जा रही होती। अगला ग्रुप एंजियोस्पर्म्स का बनाया गया डिवीजन, जिसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, उनके सीड जो होते हैं हमेशा फ्रूट के इनसाइड पाया जाया कर रहे होते हैं। तो इन सब के बाद से लाइफ साइकिल की बात करें तो एल्गी, जिन्हें सबसे छोटा प्लांट कह रहे होते थे, उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो हमेशा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा होता है। हैप्लॉन्टिक कहने का मतलब ये है कि उनके क्रोमोसोम जो होते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, कभी भी पेयर के फॉर्म में उनके क्रोमोसोम्स नहीं जाते, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ कर रहा होता। लेकिन हम टेरिडोफाइटा और हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो उनके लाइफ में कुछ टाइम तक क्रोमोसोम अनपेयर्ड फॉर्म में और कुछ टाइम के बाद से वो पेयर फॉर्म में हो जाते हैं। तो डिप्लॉन्टिक फॉर्म और हेप्लॉन्टिक फॉर्म दोनों तरीके की लाइफ साइकिल, मतलब हेप्लो डिप्लोटाइप की लाइफ साइकिल पाई जा रही होती है।
वहीं पर हम जिम्नो और एनजीओ की बात करें तो उनके पेयर क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक हुआ कर रही होती है। अगला एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेन प्लांट बॉडी के बारे में है। यदि हम एल्गी के मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो वो गैमेटोफाइटिक रहा कर रहा होता है। गैमेटोफाइटिक वर्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है गैमेट को बनाने वाला। वहां पर जो गैमेट होते हैं, गैमेट बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड गैमेट को बनाना है और बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो माइटोसिस हुआ कर रही होती है। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो जनरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते थे, यही बात हमने पहले भी बताई है। माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ये गैमेट बनाते रहते हैं। इसी तरीके से हम आगे जब चलते हैं, हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉन्टिक रहा कर रही होती है। और डिप्लॉन्टिक कहने का मतलब ये है कि वहां पर स्पोर का प्रोडक्शन हुआ करेगा मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो 2n स्टेज में देखने को हमें मिलेगी और इस तरीके से वो स्पोर बना रहे होते हैं। इसके बाद से हम थैलोफाइटा को ब्रॉड ग्रुप में पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर एल्गी की बात होती है। थैलोफाइटा या एल्गी की बात करें तो उनकी मेन बॉडी जो होती है वो थैलस के फॉर्म में पाई जाती है। जैसे कि कोई पॉलीथीन में रखी हुई चीज है, पॉलीथीन को हमने सॉइल के ऊपर फैला रखा है तो उसी चीज को हम थैलस कहते हैं। थैली लाइक स्ट्रक्चर में पाए जा रहे होते हैं। एल्गी के अंदर ना आप रूट पहचान पाओगे, ना लीफ की पहचान कर पाओगे, ना ही स्टेम की पहचान कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द एल्गी जनरली जो हुआ कर रहे होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के तौर पर एल्गी भी होते हैं जिनको जो यूनिसेलुलर रहा कर रहे होते हैं, जैसे कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। वहीं पर मल्टी सेलुलर एल्गीज की बात करें तो कुछ कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, और कुछ फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे कि स्पायरोगैरा, यूलेथ्रिक्स। इसके बाद से एल्गी के रहने की बात करें या न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक रहा कर रहा होता है, प्लांट की कैटेगरी है। तो साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाता और उसी फूड पर सरवाइव किया कर रहा होता है। लेकिन कुछ एल्गीज होते हैं वो फंगी के साथ जाकर के एसोसिएट हो जाते हैं और दोनों मिलकर के एक चीज बनाते हैं जिसे हम लाइकेन कहा कर रहे होते हैं। लाइकेन जनरली पॉल्यूशन का इंडिकेटर रहा कर रहा होता है और लिटमस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है और ये एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कहा जाता है। इसके अलावा ढेर सारे एल्गी स्लो बियर मूव करने वाला, स्लो एक बियर रहा करता है जिसे हम स्लॉथ बियर कहते हैं, जिसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही लेजी एनिमल रहा करता है। 6-6 महीने तक सोया कर रहा होता है तो उसके बॉडी के ऊपर एल्गल का ग्रोथ हो जाता है, तो एल्गी उसके बॉडी के साथ भी पाए जा रहे होते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो लाइफ साइकिल को लेकर के शुरू होता है। तो लाइफ साइकिल की बात करें, हमने बात किया कि जो एल्गी हैं वो उनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है, तो वहां पर गैमेट का प्रोडक्शन माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होगा। एक गैमेट बनेगा जो हम चल करके, गैमेट यहाँ पर कभी कभी सिमिलर साइज के हो जाते हैं तो आइसोगैमेट कहते हैं। सिमिलर साइज के नहीं है तब हम उसे एनाइसोगैमस टाइप के गैमेट्स कह रहे होते हैं। और यदि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट छोटा मोटाइल है तो उस केस में हम ऊगैमस कह रहे होते हैं। कंडीशन चाहे जो भी हो, माइटोसिस के द्वारा बने हुए ये गैमेट आपस में जब फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद से यहाँ पर जाइगोट बन रहा होता है। जाइगोट, यहाँ का जाइगोट की एक खास बात है दोस्त, यहाँ पर जो जाइगोट होता है वो डायरेक्ट जाइगोटिक मियोसिस में चला जा रहा होता है, जिसके वजह से स्पोर के प्रोडक्शंस होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और हैप्लॉइड स्पोर को यदि जर्मिनेट कर दिया जाए तो जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइटिक एल्गी की प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया कर रहा होता है। तो इस तरीके से गैमेटोफाइट से हमने शुरू किया था, गैमेटोफाइट पर वापस आ गए, गैमेट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, मियोसिस जाइगोट में हुआ स्पोर से होते हुए। इसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी आपके बुक में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें एल्गी को पिगमेंट के बेसिस पर 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ऐसे एल्गी जिनके अंदर ग्रीनरी पाई जा रही होती है, ग्रीन कलर के दिखते हैं, उन्हें ग्रीन एल्गा या क्लोरोफाइसी नाम दिया कर रहे होते हैं। जो ब्राउन कलर के दिखते हैं उन्हें हम फियोफाइसी नाम दिया कर रहे होते हैं और जो रेड कलर के दिख रहे होते हैं उसे हम रोडोफाइसी कहा कर रहे होते हैं। बेसिकली एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कह रहे होते हैं, उसी के बेसिस पर ये सारे नाम दिए गए हैं।
ग्रीन एल्गी जनरली जो होता है वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है और रेयरली ही आपको ओशियंस में देखने को मिलेंगे। वहीं पर ब्राउन और रेड एल्गी की बात करें तो ये मराइन वाटर में ज़्यादातर पाए जा रहे होते हैं, फ्रेश वाटर में ये जनरली देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन स्पीसीज हैं जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की जो हमारे इस पॉन्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। ग्रीन एल्गा के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट की बात करें तो ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो हायर प्लांट के सिमिलर रहा होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी पाया जा रहा होता है। इन सभी ग्रीन एल्गीज का सेल वॉल 2 लेयर में रहा होता। आउटर वाली जो लेयर रहा करेगी वो सेलुलोज की और अंदर वाली जो लेयर रहा करेगी वो बेसिकली पैक्टीन की बनी होती है। तो पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल देखने को हमें मिल सकता है। इसके अलावा सभी के सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं जिसके द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन उनकी बॉडी में होता है। तो उस ग्लूकोज को स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है और ग्लूकोज का स्टोरेज ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में हुआ कर रहा होता है। गैमेट्स की बात करें तो ग्रीन एल्गी के जो गैमेट होते हैं वो सेम साइज के होते तो हम उसे आइसोगैमेट कहते हैं। जब अलग अलग साइज होता तो एनाइसोगैमेटिक कंडीशन। और कभी कभी फीमेल गैमेट स्टेशनरी और मेल गैमेट स्मॉलर मोटाइल हो जाता तो ऊगैमस कंडीशन कहते हैं जो वॉल्वॉक्स के अंदर देखने को मिलता। तो इस तरीके से जनरली यहाँ पर मोटाइल गैमेट्स होते हैं, लेकिन क्लोरेला के अंदर हमें नॉन मोटाइल गैमेट्स भी देखने को मिल रहे होते हैं। जो ग्रीन एल्गी हैं वो कॉलोनी के फॉर्म में रहती हैं, तो कॉलोनी के फॉर्म में वॉल्वॉक्स रहा कर रहा होता है और ढेर सारी ग्रीन एल्गीज होती हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है जैसे कि यूलेथ्रिक्स, स्पायरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास। ब्राउन एल्गी की बात करें तो मराइन एनवायरनमेंट में पाया जा रहा था। मराइन एनवायरनमेंट होने के साथ साथ यहाँ पर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और सी पाया जा रहा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्यूकोजेंथीन भी हमें देखने को मिलता है और फ्यूकोजेंथीन यहाँ पर पिगमेंट के फॉर्म में पाया जा रहा होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज और एल्जीन की बनी हुई सेल वॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और इनका जो फूड स्टोर होता है वो मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में रहा कर रहा होता है। यहाँ पर फ्लैजिला का नंबर 2 ही होता और वो फ्लैजिला बेसिकली एपिकल रीजन में पाए जा रहे होते हैं। इसके बाद से इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्यूकस रहा कर रहा होता जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो किया कर रहा होता। एक नाम लैमिनेरिया नाम का इंडिविजुअल होता है जो आयोडीन का प्रोडक्शन करता और लिटमस का फॉर्मेशन किया कर रहा होता है। अगला एग्जाम्पल हमारा एक्टोकार्पस है। इसके अलावा यहाँ पर केल्प भी देखने को मिलता है जो 100 मीटर तक की लॉन्ग मैसिव बॉडीज का फॉर्मेशन कर देता है। अगला एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी का डिक्टियोटा रहा कर रहा होता है। ब्राउन एल्गी की मदद से हम डिफरेंट टाइप के केमिकल जैसे एग्रोज जेल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, एल्जीन नाम के हाइड्रोकोलोइड्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं जो आइसक्रीम जेलीज के फॉर्मेशन में यूज किया जा रहा होता है। रेड एल्गी की बात करें तो मराइन एनवायरनमेंट में पाए जा रहे होते हैं। ये रेयरली ही हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। ओशियन के हम इन्हें बॉटम के अंदर तो देखते ही देखते हैं, लेकिन ये कभी कभी ओशियन के सरफेस पर भी हमें देखने को मिल सकता है। पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी रहा कर रहा होता है। साथ ही साथ एक और एडिशनल कंपाउंड होता है जिसे हम R5 कह रहे होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, पैक्टीन और डिफरेंट टाइप के पॉलीएस्टर से मिलकर के बनी होती है। रेड एल्गी का जो फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में हुआ कर रहा होता है जो जनरली ग्लाइकोजन और एमाइलोपैक्टीन के स्ट्रक्चर के सिमिलर रहा कर रहा होता है। यहाँ पर फ्लैजिला नहीं होने के वजह से इनके जो गैमेट्स और इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो हमेशा ही नॉन मोटाइल रहा कर रही होती है। मतलब ये एडवांस एल्गी का ग्रुप कहा जा रहा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल हैं। जिलेडियम ग्रासिलेरिया जिसके द्वारा हम अगार अगार का फॉर्मेशन करते, पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा भी देखने को मिल रहे होते हैं और एक और इससे स्पेशल तरीके का केमिकल कैराजिनिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं।